एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लेकर आ गया हूं आप सबके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निजेमेजिकल पर। इसके पहले मैंने निजेमेजिकल की पोम फिलॉसफी और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि ऐप अब भी जिसे स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे सारे लोग अब भी हैं जो डाउनलोड करके सीधे मेरे पास कॉल या मैसेज करते हैं कि सर कैसे करें। एक वीडियो मैंने बना दिया, उसे देख लीजिए और उसके अलावा मैंने टेक्निकल टीम का नंबर दे दिया, उनसे संपर्क कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वीडियोस मिल रहे हैं, पीडीएफ्स भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, नहीं तो पीडीएफ्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर जोड़ लेता हूं फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता देना चाहता हूं नया बैच मैंने शुरू किया है और चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर, खासकर क्षेत्रीय लोगों का, इलाहाबाद के आसपास के लोगों का, कि सर फीस कम रखिए। बाहरी लोग इतना प्रेशर नहीं डालते जितना कि जो प्रयागराज के आसपास के लोग हैं, जितने दोस्त हैं या उनके आसपास के उनसे जुड़े जो लोग हैं, वो प्रेशर डालते हैं कि फीस सर कम कीजिए। ये लंबे समय से प्रेशर था और यूट्यूब पर भी मुझे पता नहीं क्या से क्या कहा गया कि अपने दिन भूल गए। तो दोस्तों मैंने फीस इस बैच के लिए काफी कम कर दी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 1999 रुपए फीस ये लिटरेचर के लिए है। लिटरेचर के लिए मैंने रख दी है 2499, ये लिटरेचर प्लस ग्रामर के लिए है। और 2999 लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस जीएस के लिए, लिटरेचर ग्रामर जीएस 2999। अब दोस्तों इस बैच में काफी प्रेशर था, आउट ऑफ प्रेशर ही मैंने ये फीस कम की है 200 बच्चों के लिए। 200 बच्चों का ये बैच होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दोस्तों मैं बता दूं, इसके प्रीवियस बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने 9,500 रुपए दे के एडमिशन लिए हैं। बहुत सारे लोगों ने, कहने का मतलब बहुत सारे लोगों ने 6500 रुपए दे के एडमिशन लिया है। बहुत सारे लोगों ने 4800 रुपए दे के एडमिशन लिया है। उनका सबका अलग अलग बैच है और सबके अलग अलग प्रिविलेज हैं। अलग अलग बैचेज में चूंकि फीस को स्टेबल करने में लंबा समय लगता है, कौन सी फीस रखी जाए, नई नई कोचिंग, नई नई सारी चीजें। और जिन लोगों ने, अगर ये बैच मैंने शुरू किया है तो इसकी अपनी लिमिटेशन भी होंगी, इसकी अपनी अच्छाइयां भी होंगी। इसके पहले जो बैच शुरू किया है उनके अपने प्रिविलेजेस होंगे, जाहिर सी बात है, जिन्होंने ज्यादा पेमेंट किया है। और जाहिर सी बात है जहां पर प्रेशर डाल के कोई काम करवाया जाता है वहां पे थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं, कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट बैच है, जिसने जिस बैच में एडमिशन लिया है उसको अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। इसके पहले दूसरा बैच था, अब ये दूसरा बैच है। ओके, तो इस पे मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर एक बैच की अपने प्रिविलेज होती हैं और अपनी लिमिटेशन होती हैं। बस आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इस मुद्दे पर मुझे। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। व्हेन वाज इजिकल बॉर्न इन? 16 दिसंबर 1924, ये डेट हमें याद रखनी है। 16 दिसंबर 1924 में इजिकल का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। ये देखिए नया क्वेश्चन, निजिम इजिकल बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपीयर्स टू बी एन इजी क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। ये इनकी कम्युनिटी को नहीं भूलना है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? बेने इजराइल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज ऑफ जूइश ओरिजिन? को किसका ओरिजिन जूइश है आपको बताया जा चुका है। जूइश ओरिजिन से कौन बिलोंग करते हैं? निजिमिजिकल बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इजिकल्स फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ विच सब्जेक्ट? किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे इजिकल के फादर? अ लिटिल बिट इररेलेवेंट क्वेश्चन बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ज्यादा बायोग्राफी एलटी ग्रेड में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी चलिए ये क्वेश्चन रखा गया है तो हम देख लेते हैं, इस पे कंसीडर कर लेते हैं। पीजीटी के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजिकल्स फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ विच सब्जेक्ट? बॉटनी के थे प्रोफेसर इजिकल के फादर। निजिम इजिकल इज, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन अर्बन पोएट, ध्यान में रखिएगा, अर्बन पोएट माना जाता है इजिकल को, ये हमें ध्यान में रखना है। एन अर्बन पोएट, निजिम इजिकल इज कंसिडर्ड टू बी एन अर्बन पोएट, शहरी कवि कहा जाता है या कंसीडर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये देखिए,
I regard myself as an Indian poet writing in English. This quotation, I regard myself as an Indian poet writing in English. मैं अपने आप को मानता हूं एक भारतीय कवि जो कि अंग्रेजी में लिखता है। ये वर्ड्स किसके हैं? जाहिर सी बात है नजीम म्यूजिकल के ही ये वर्ड्स हैं। नजीम म्यूजिकल के ही ये वर्ड्स हैं, ध्यान में रखना है हमें। Who advocated cultural synthesis? किसने कल्चरल सिंथेसिस की बात की? सिंथेसिस मतलब जोड़ देना दो चीजों को आपस में, दो चीजों को आपस में जोड़ देना, सिंथेसिस। तो कल्चरल सिंथेसिस की, सांस्कृतिक जुड़ाव की बात किसने की? नजीम म्यूजिकल में, कि दो संस्कृत या दो से ज्यादा संस्कृतियों का आपस में जुड़ाव होना चाहिए, ये बात किसने की? नजीम म्यूजिकल ने की। जैसे इंडियन कल्चर को माना जाता है ना कि बहुत आत्मसात करने वाली है, बहुत एकोमोडेटिंग कल्चर है, इसने दुनिया की सारी कल्चर्स को एकोमोडेट किया। जब जो आक्रांता आए, वो जो कल्चर लेके आए, उन्हें हमने स्वीकार किया। तो दोस्तों यही कहने का मतलब है नजीम म्यूजिकल का। वो कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं कि नजीम म्यूजिकल, ये किसने कल्चरल सिंथेसिस को कौन एडवोकेट करते हैं, उसकी वकालत कौन करते हैं? तो इट इज नन अदर देन नजीम म्यूजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज म्यूजिकल अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983, it was the year when he was awarded Sahitya Academy Award. You have to remember this date. अगर इजिकल से क्वेश्चन बनते हैं तो दिस मस्ट बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1983 he was awarded with Sahitya Academy Award. You have to keep this in mind. Next question, who said this? I cannot leave this island. I was born here and belong. Whose statement is this? I cannot leave this island. I was born here and belong. This is the statement by none other than the person who belongs to Ben Israel community, Nizam म्यूजिकल। I cannot leave this island. मैं इस द्वीप को नहीं छोड़ सकता। I was born here, मेरा जन्म यहां हुआ है, and belong, और मैं यहां से संबंधित हूं। Which poet is discarded by Ezekiel in his review of the future poetry? This is the wonderful question. पता नहीं क्या विवाद रहा होगा, क्या विरोध रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये विच पोएट इज डिस्कार्डेड बाय एजिकल, एजिकल ने किस कवि को छोड़ दिया था, त्याग दिया था जब वो रिव्यू कर रहे थे द फ्यूचर पोएट्री। द फ्यूचर पोएट्री पर एक रिव्यू, भविष्य में आने वाली कविता या द फ्यूचर पोएट्री पर एक रिव्यू कर रहे थे एजिकल, उसमें उन्होंने इनको डिस्कार्ड कर दिया था, इन पर कोई रिव्यू नहीं दिया था। अरबिंदो पर, अरबिंदो का नाम आप सुना होगा आपने, एक इनका नाम है इतिहास में। तो अरबिंदो को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। डिस्कार्ड करना मतलब किसी को छोड़ देना, त्याग देना, ठीक। तो आई डोंट नो क्या राइवलरी रही होगी या क्या बात रही होगी, लेकिन द फ्यूचर पोएट्री नाम के जो रिव्यू है उसमें इन्होंने अरबिंदो को इग्नोर किया था, डिस्कार्ड किया था, लीव किया था, आप जो भी कह लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Who has called him a poet of body? Poet of body किसने कहा? नजीम म्यूजिकल को poet of body किसने कहा? Whose statement is this? The poet of body, a poet of body. ये लिंडा लीज ने इन्हें poet of body कहा। ध्यान में रखना है, लिंडा लीज ने इनको poet of body बोला है। किसको? नजीम म्यूजिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक reasonableness is the soul of poetry. These words uttered by. Poetic reasonableness is the soul of poetry. जो काव्यात्मक तार्किकता है वो पोएट्री की, कविता की आत्मा है। पोएट्रिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री, ये स्टेटमेंट नजीम म्यूजिकल का है, ध्यान में रखना है। नजीम म्यूजिकल डाइड ऑफ, अल्जाइमर नामक डिजीज से डेथ हुई थी नजीम म्यूजिकल की, ध्यान में रखना है। अल्जाइमर की स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत पूछी जाती है, आपको इस लिहाज से भी ध्यान रखना है। ALZHEIMER, अल्जाइमर किस तरह की डिजीज होती है? अल्जाइमर स्पेलिंग मिस्टेक। मैं हमेशा कहता हूं, मौका आया है बोल देता हूं, लिटरेचर वालों ध्यान से सुन लो, ये चीज बार बार मुझसे नहीं पूछना, पहले ही बता रहा हूं। वोकैब डेली करनी है, जो मैंने कॉमन एरर की बुक बताई है उससे स्पॉटिंग एरर्स डेली करने हैं।
डेली ये काम होने चाहिए। स्पेलिंग वोकैब में स्पेलिंग मिस्टेक भी आता है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है। एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, ये तो हम कई बार कर भी ले जाते हैं। स्पेलिंग्स को हम नजरअंदाज करते हैं इस कॉन्फिडेंस में कि हम तो इसे कर ही ले जाएंगे, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको डेली करना होगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं चाहते, इसी तरह दर दर बिल्कुल जैसे कि होता नहीं, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी एक बार 3 साल में एक बार आनी है, एलटी की भी वैकेंसी 2 साल 2.5 साल एक बार आने में लग जाते हैं। एक भी चांस मिस मत कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक डेली कीजिए। वो कैब के लिए टाइम टेबल बनाइए, वो कैब डेली करनी है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन डेली करने हैं। नहीं तो उन टीचर्स की यूटोपिया में खुश रहिए जो कि आपको ये दिलासा दिला देते हैं कि वॉट एवर आई एम टीचिंग इज परफेक्ट। वॉट एवर मैं पढ़ा रहा हूं उसी से सब आएगा, डोंट वरी, मैंने इतने हजार क्वेश्चन करा दिए सब उसी से। तो इन सब चीजों से कुछ होना जाना नहीं है। आपको एंड ऑफ द डे एक खुली प्रतिस्पर्धा में आना है और सच्चाइयों को बहुत अच्छे से स्वीकार करना है। और बहुत बड़ी हकीकत है, आपको जो किताबें बताई हैं उन किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो बोला है करने को, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, आप अगर ध्यान नहीं देते इस चीज का, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर जितनी किताबें मैंने बताई हैं, और उन उन दोस्तों को मैं बहुत ही कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत ही बधाई देना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरे कहने पर सुधीर के अरोरा जी की बुक सिर्फ खरीदी ही नहीं, इनके कॉल्स आ रहे हैं। कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हैं पूरे बैच में, प्रीवियस बैच में, जिन्होंने फोन करके कहा कि नहीं सर, अरोरा जी के, सुधीर के अरोरा की बुक के हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। उनको मैंने कहा था जो 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन होंगे उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। बाकी क्वेश्चन कर जाइएगा, चाहे वो ग्रामर से हो, वोकैब से हो, ऑब्जेक्टिव जितने दिए हैं सब कर जाइएगा, वो कर दिए। उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो लोग अभी बुक खरीदने में बिजी हैं, और एक वो हैं, वो लोग हैं जो कि करके बैठ गए, दोहराने में अब लग गए, रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इस तरह सफलता मिलती है। आप अगर ये सोचिए कि बहुत आराम पसंदगी से सफलता मिले, नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अल्जाइमर, स्पेलिंग मिस्टेक याद आया कि इससे स्पेलिंग मिस्टेक आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजिकल सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री कॉल्ड? सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री को क्या कहा गया? जो इनकी सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी, 60 पोम्स। सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री क्या है? 60 पोम्स। ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज एजिकल सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री कॉल्ड? 60 पोम्स। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज एजिकल डेडिकेट अ पोम टू इन 60 पोम्स? किसको डेडिकेट करते हैं? हुम होना चाहिए था, यहां पर हु नहीं, हुम, WHO, हुम डज एजिकल डेडिकेट पोम टू। इन डेडिकेट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू, ध्यान में रखना। इन 60 पोम्स, डेडिकेट अ पोम टू इन 60 पोम्स, किसको डेडिकेट किया है? विलियम कार्लोस विलियम्स को 60 पोम्स में डेडिकेशन मिला है, इन्हें इन्होंने डेडिकेट किया है। whom does एजिकल डेडिकेट अ पोम टू इन 60 पोम्स? 60 पोम्स जो इनका दूसरा कलेक्शन था, इसमें इन्होंने क्या किया? विलियम कार्लोस विलियम्स को डेडिकेट की है अपनी एक पोम। ध्यान में रखना है आपको। एजिकल वेंट टू इंग्लैंड इन 1948 एंड स्टडीड फिलोसफी अंडर CEM जोड के अंडर इन्होंने फिलोसफी का अध्ययन किया। ध्यान में रखना है, इन्होंने इंग्लैंड गए 1948 में, और किसके अंडर में? फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कंप्लीट की। या किसके अंडर में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की? CEM जोड। ये देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट थीम इन एजिकल्स पोएट्री? एजिकल की पोएट्री की प्रीडोमिनेंट थीम क्या है? आपको बताना। प्रीडोमिनेंट मतलब लगभग 90% थीम क्या है एजिकल की पोएट्री की, आपको ये जानना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एलियनेशन है, ये नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में नहीं पाया जाता, तो प्रीडोमिनेंट थीम जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं हर पोम में एलियनेशन दिखे। एलियनेशन मतलब अलगाव, एक सेपरेशन, एक ये होता नहीं अलियनेशन की मतलब बिल्कुल अलग थलग पड़े रहना, अलियनेशन। तो एक अलियनेशन थीम है, प्रीडोमिनेंट थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है एजिकल की पोएट्री की। ध्यान में रखिएगा क्या थीम है? एलियनेशन। या सीधे सीधे पूछा जाता है, हु इज द पोएट
who belongs to Bene Israel community and known for the theme of alienation. क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि एलियनेशन जो थीम है किससे जुड़ी हुई है, निजी म्यूजिकल से जुड़ी हुई है, ध्यान में रखिएगा। Who has written the essay नायपाल्स इंडिया एंड माइन? ये एक ऐसे है, निबंध है, लिखा गया है और इसका टाइटल क्या है? नायपाल का इंडिया और मेरा। निजी म्यूजिकल द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखना है। अ बेने इज़राइल पोएट इज निजी म्यूजिकल, फिर से पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन घुमा के। निजी म्यूजिकल इज कॉल्ड बेने इज़राइल पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू गिव इंपॉर्टेंस टू क्राफ्ट एज मच एज सब्जेक्ट मैटर? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट? यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला इंडियन पोएट कौन है जिन्होंने क्राफ्ट को महत्व दिया सब्जेक्ट मैटर की तरफ अपनी पोएट्री में, या हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू गिव इंपॉर्टेंस टू क्राफ्ट एज मच एज सब्जेक्ट मैटर? पोएट्री का सब्जेक्ट मैटर क्राफ्ट को बनाया, जैसे हथकरघा बाकी चीजें, ये निजी म्यूजिकल थे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिकल्स फर्स्ट बुक? निम्नलिखित में से हमें बतानी है इजिकल की फर्स्ट बुक कौन सी है। इजिकल की फर्स्ट बुक द बैड डे, ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिकल्स फर्स्ट बुक द बैड डे, हमें ध्यान में रखना है। आइडेंटिफाई द अवार्ड्स वन बाय निजी म्यूजिकल, कौन कौन से अवार्ड जीते गए? पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी। तो हमें यह ध्यान रखना, यहां पर देखिएगा, हम इसमें चूंकि हमने ऑप्शन ए बी सी डी नहीं दिए हैं, अगर ए बी सी डी माने तो ये वाले अवार्ड मिले हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पीडीएफ में कंफ्यूज मत होइएगा जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं। प्रोवाइड करने पर पद्मश्री और साहित्य अकादमी, ये दो अवार्ड मिले हैं निजी म्यूजिकल को। पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला है, ध्यान में रखिएगा। पद्मश्री से बड़ा होता है पद्म भूषण, लेकिन इन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन। साहित्य अकादमी अवार्ड किस लिए दिया गया? इनके किस कलेक्शन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? लेटर डे साल्म्स के लिए दिया गया, ये ध्यान में रखना है। किसके लिए दिया गया इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड? ये नॉर्मल क्वेश्चन, जो हमें इस दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो हमें नॉर्मल चीजें प्रतीत होती हैं, जो चीजें लगती हैं कि नहीं ये तो बहुत आसान है, वही सबसे टफ चीजें होती हैं, उन्हीं को याद करना सबसे ज्यादा टफ होता है। अगर आप एग्जाम में आसान क्वेश्चन गलत करके नहीं आते, आपका सिलेक्शन पक्का है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नजरअंदाज आप लोग नहीं करना कि ही वाज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन। लेटर डे साल्म्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ध्यान में रखना है आपको। निजी म्यूजिकल डाइड इन 9 जैन 2004 को इनकी डेथ हुई, इनका स्वर्गवास हुआ। ही पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following poems of Ezekiel do we find a moving picture of a mother suffering? किस पोम में हम पाते हैं मूविंग पिक्चर, एक बहुत ही संवेदनशील चित्र? कौन सी कविता इनका एक संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करती है मां के दुख का, या मां की सफरिंग का, या मां की ममता को दिखाती है? कौन सी पोम है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ इज़ेकियल डू वी फाइंड अ मूविंग पिक्चर? मूविंग पिक्चर मतलब दिल को द्रवित कर देने वाला जो चित्र प्रस्तुत करती है मदर सफरिंग, मां के कष्ट का। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज अ पोम बाय निजी म्यूजिकल अनडाउटेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ नाइट इज व्हेन स्कॉर्पियन स्टंग पोएट्स मदर? किस तरह की रात्र थी जब बिच्छू ने डंक मार दिया कवि की मां को?
किस तरह की रात थी? रेनी नाइट थी, ध्यान में रखना है। स्टार्मी नाइट, स्टारी नाइट, डार्क नाइट करके बताइएगा। रेनी नाइट थी, साफ साफ पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने पर भी अगर आप गलत करके आए तो बहुत पिटाई लगनी है आपकी। एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं पोम्स की, और हमारा जो टारगेट है 50% बच्चे टोटल अब की बार, अगर जो भी वैकेंसी आएगी, एलटी ग्रेड अगर पहले आ रही है जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, या टीजीटी पीजीटी जो भी वैकेंसी आती है, 50% सिलेक्शन में अपने यहां से दूंगा। खासकर एलटी ग्रेड अगर टीजीटी तो मेरा पूरा टारगेट है, टोटल जितनी सीट होगी उसका 50% मैं अपने यहां से देने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है ये सारे एग्जाम्स बहुत आसान है, और पूरे यूट्यूब पर बाकी जगहों पर इसे इतना टफ करके दिखाया जाता है कि अरे बाप रे कितना टफ है। कुछ टफ नहीं है। टीजीटी के जस्ट 15 दिन पहले मैं आया था, और हमारे यहां से 5 से 6 लोग हुए। मैं जिस प्रकार बताता हूं, अगर मेरे यहां जो लोग एडमिशन लेते हैं और जिस तरह मैं कहता हूं, द वे आई गाइड देम, अगर आप उस तरह से पढ़ाई करते हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये ध्यान में रखिएगा आप। लेकिन हाँ, शर्त एक ही है, जैसे मैं कहूं उस तरह पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे आपके पूर्वाग्रह हैं, उससे आप दूर नहीं हो पाते। आप उसी किताबों में डब्ल्यू जे लॉन्ग सर पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको सताता है, बायोग्राफी सर कैसे करनी है, जैसे कहूं वैसे पढ़िए तो सही एक बार। सब पर यकीन करके देखा, मेरे ऊपर यकीन करके देखिए। खैर आते हैं। Knight of the Scorpion is a poem from which collection? The exact man, you know it very well. इसके पहले, before that, let's come to the true false question. This is the question. The Knight of Scorpion deals with single episode of the life of an Indian family. एक ही सिंगल एपिसोड को डील करती है, बिल्कुल सही बात है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन डील्स विद मतलब संबंधित है, सिंगल एपिसोड, एकमात्र जो घटना है इन लाइफ ऑफ एन इंडियन फैमिली, एक भारतीय परिवार के घर में घटी एक सिंगल घटना को कवर करती है इनकी पोम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ये सच है, ट्रू है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोम फ्रॉम विच कलेक्शन? द एग्जैक्ट मैन से ली गई है, 1965 में आता है एग्जैक्ट मैन, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन whom does the holy man refer to? होली मैन, जो होली मैन शब्द आया है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में, वो किसको रिफर करता है? विलेज प्रीस्ट को रिफर करता है, आपको ध्यान में रखना है। किसको रिफर करता है? होली मैन विलेज प्रीस्ट को रिफर करता है। किसको रिफर करेगा? विलेज प्रीस्ट को। होली मैन से संबंध किस जो आया है वर्ड, विलेज प्रीस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट, द पोम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज अ फर्स्ट पर्सन नरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। किस में लिखी गई है, किस नरेशन में? फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन? फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी गई है। मैंने उस समय भी बताया है, पढ़ाते वक्त भी पोम बताया है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स से ज्यादा फ्री वर्स है, मुझे लगता है ये ब्लैंक वर्स की जगह फ्री वर्स ऑप्शन होना चाहिए था नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में। मुझे ब्लैंक वर्स नहीं लगता, इसको आप देखिएगा, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। खैर यहां पर जो मुझे लगता है, पीडीएफ से कंफ्यूज मत होइएगा, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स में। खैर मैं इसे चेक कर लूं, क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा भी एक भी जानकारी कोई गलत ना जाए। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बिल्कुल ये फ्री वर्स में ली गई है, ध्यान में रखिएगा। ब्लैंक वर्स नहीं है, फ्री वर्स है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसमें है? फ्री वर्स में लिखी गई है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये पीडीएफ में भी मैं चेंज, चूंकि इसी का पीडीएफ बनेगा, इसको मैं चेंज ही कर देता हूं। ध्यान में रखना है आपको, किस में लिखी गई है? ये फ्री वर्स में लिखी गई है। किस में लिखी गई है दोस्तों? फ्री वर्स में लिखी गई है, आपको ध्यान में रखना है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज रिटन इन फ्री वर्स, ये देखिए यहां पर हमने चेंज कर दिया।
किसमें कंपोज हुई है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन? फ्री वर्स में कंपोज हुई है, ध्यान में रखना है, ना कि ब्लैंक वर्स में। द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोम ऑफ इज़िकल इज। एंथोलॉजाइज्ड का मतलब, एंथोलॉजाइज का मतलब, एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोम होता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में जो बुक छपती है वो एंथोलॉजी होती है, उसमें 10 पोम, 15 पोम, 20 पोम होती हैं, या मान लीजिए 5 या 8 पोम होती हैं, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी का मतलब कलेक्शन ऑफ पोम जो कि किसी जगह पे पढ़ाई जाती है। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में या कलेक्शन ऑफ पोम्स में शामिल होने वाली निजी म्यूजिकल की कौन सी पोम है, कौन सी कविता है जो कि काव्य संग्रहों में, या ये कह सकते हैं कि कविता के कलेक्शन में सबसे ज्यादा जो कविताओं का कलेक्शन हुआ वेरियस जगहों पे, उनमें अपना नाम दर्ज करने वाली निजी म्यूजिकल की जो पोम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ नरेटिव पोम, यू हैव टू कीप इन माइंड। नरेटिव पोम, ओके, नरेट करती है, एक स्टोरी नरेट करती है जो कि एक इंडियन फैमिली में घटित हुई। और द मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, बिच्छू के द्वारा स्टंग किया गया मां को। नेक्स्ट, द मदर वॉज स्टंग ऑन द टो, कहां पर इन्हें स्टंग किया गया? इनको कहां बिच्छू ने डंक मारा? टो पर। नेक्स्ट, द बैकग्राउंड ऑफ द पोम इज, पोम का जो है, कविता का जो है बैकग्राउंड क्या है? रूरल है, ये ध्यान में रखना है। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या है? रूरल है। अगर मैंने बताया है, आपने देखा होगा, द स्कॉर्पियन हाइड, कहां पर स्कॉर्पियन जो बिच्छू है कहां पर वो छुप जाती है? बीनीथ द सैक ऑफ राइस, मैंने बताया है पोम में, बीनीथ द सैक ऑफ राइस। नेक्स्ट, द वर्ड डायबोलिक टेल मीन्स डेविलिश। डायबोलिक मतलब डेविलिश, दैत्याकार या राक्षसी, जो भी आप कह लीजिए। नेक्स्ट, द pigeons buzzed the name of God to paralyze the scorpion। जो अब देखिए यहां पर द pigeons buzzed द नेम ऑफ गॉड, चूंकि इसमें जो pigeons की तुलना किससे की गई है? मक्खियों के झुंड से की गई है, इसलिए यहां पर आया है pigeons buzzed द नेम ऑफ गॉड। जो पीजेंट्स है, किसान, जो भगवान का नाम ले रहे थे, किस लिए? टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, ताकि स्कॉर्पियन को पैरालाइज कर सके, स्कॉर्पियन आगे ना बढ़ पाए, स्कॉर्पियन मूव ना कर पाए, क्योंकि उनकी मान्यता है, उनके ये ऑर्थोडॉक्सी है कि जैसे जैसे वो मूव करेगी और ज्यादा दर्द बढ़ेगा और ज्यादा उसका जहर फैलेगा। Next, the poet used candles and lanterns to search for the scorpion। यहां पर कैंडल्स और लैंटर्न का यूज किया गया है किसके लिए? सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, बिच्छू की तलाश के लिए। तो pigeons believe that the movement of the scorpion dash for the mother, bad for the mother। मूवमेंट जैसे जैसे वो मूव करेगी और जहर फैलेगा, ऐसा मिला विश्वास था pigeons का, किसानों का। तो बैड हो जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में बैड हो जाएगा यहां पर। क्या हो जाएगा यहां पर? बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pigeons कॉल दिस वर्ड एज द अनरियल वर्ड। जो उस कविता में कहा गया है, इस संसार को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है इस संसार को? यहां पे फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा? अनरियल वर्ड। जो पिजेंट्स कहते हैं इस संसार को अनरियल वर्ड कहते हैं, रियल वर्ड नहीं कहते, आभासी संसार कहते हैं, वास्तविक संसार नहीं कहते। वैसे भी हम लोग हिंदुइज्म में, हम हिंदुओं में ये मान्यता है कि ये संसार जो है माया है, दिखावा है, ये सच्चाई नहीं है, अनरियल है। वही इंडियन कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है, वही पुनर्जन्म की थियरी को दिखाने की कोशिश की गई है इस पोम में। बहुत ही वंडरफुल पोम है जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडियन कल्चर को। द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन विल प्योरीफाई द फ्लैश ऑफ डिजायर एंड एम्बिशन। ये सब पोम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन है। द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन का पॉइजन है, जहर है, वो क्या प्योरीफाई? ग्रामीणों की मान्यता है कि वो शुद्ध कर देगा
किस चीज को? डिजायर एंड एम्बिशन, जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको मतलब एक सही सकारात्मक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसी ग्रामीणों की मान्यता थी कि चलिए क्या हुआ जो बिच्छू ने काट लिया, ये बहुत फायदा करेगा। वो कहते हैं आपके पुनर्जन्म के, पिछले जन्म के जो पाप है वो धुल जाएंगे, अगले जन्म में सब कुछ अच्छा होगा। आपकी जो इट विल प्यूरिफाई द फ्लैश ऑफ डिजायर एंड एम्बिशन, ये शुद्ध कर देगा जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको शुद्धिकरण प्रदान करेगा। ऐसी मान्यता इसमें बताई गई है, विलेजर्स की थी, इस पोम में दिखाई गई है। द फादर वॉज डिवोटेड एंड लविंग, केयरिंग एंड रैशनलिस्ट, स्केप्टिक एंड इरैशनलिस्ट, स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। तो फादर क्या थे? यहां पर देखिए दोस्तों, स्केप्टिक थे, संशयवादी थे, और रैशनलिस्ट थे, तर्कवादी थे। इनके फादर, निज़्म-ए-ज़िकल के फादर क्या थे? स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। द मदर सफर्ड फॉर 20 आवर्स, कितने? 20 घंटे बाद जहर उतरा था, तो 20 घंटे सफर किया माने। फादर शोज रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक वेज। फादर शोज रैशनैलिटी, जो फादर हैं इसमें स्पीकर के, वो क्या शो करते हैं? तार्किकता और वैज्ञानिक जो रास्ते हैं उसको। स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्टार्टिंग लाइन कौन सी है ये ध्यान में रखना है आपको। यहां पर इन चीजों को ध्यान में रखना है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, ये ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग लाइंस को ध्यान में रखना है। कौन सी है स्टार्टिंग लाइंस? ये नीचे दी हुई है, ये वाली। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन। कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कंक्लूडिंग लाइन कौन सी है? ये बहुत ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग और कंक्लूडिंग लाइन मैंने शामिल किया है यहां पर। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि भगवान तुम्हें शुक्रिया, मैं अनुग्रहित हूं तुम्हारे प्रति कि तुमने मुझे डंक मारा, कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी इज अ पोम फ्रॉम इज़िकल्स। द एग्जैक्ट नेम 1965, फिलोसफी और ये दोनों आई हैं उसी में, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। द फिलोसफीज लिरिक है एक तरह की, कह सकते हैं। नेक्स्ट, द राइमिंग स्कीम ऑफ फिलोसफी, डबल ए डबल बी ए, ध्यान में रखिए, डबल ए डबल बी ए, ये राइमिंग स्कीम है फिलोसफी की। फ्री वर्स में थी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, फिलोसफी की राइमिंग स्कीम है। द पोम इज फिलोसफी कंटेन्स, फिलोसफी क्या कंटेन करती है? द पोम फिलोसफी कंटेन्स 4 स्टैंजास ऑफ 5 लाइंस। यू हैव टू कीप इन माइंड 4 स्टैंजा है 5 लाइन के। हर एक लाइन में कितने, हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन है? 5-5 लाइन है, टोटल 4 स्टैंजा है। द पोम फिलोसफी बाय निज़्म-ए-ज़िकल टॉक्स अबाउट फिलोसफी एंड पोएट्री, फिलोसफी एंड पोएट्री। जो फिलोसफी नाम की पोम है वो किस बारे में बात करती है? दर्शन शास्त्र और काव्य के बारे में बात करती है, और अंत में पोएट्री की सुपीरियरिटी दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट फिलोसफी एंड साइंस हैव सर्टेन लिमिटेशंस। कवि का यह विचार है कि जो दर्शन शास्त्र है या जो विज्ञान है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। मैंने उस लेक्चर में भी बताया था, हर चीज की व्याख्या नहीं की जा सकती विज्ञान और दर्शन के जरिए। देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो इज द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोम। फिलोसफी की स्टार्टिंग लाइंस के बारे में बताया गया है। देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो इज द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोम। तो स्टार्टिंग लाइन हो जाएंगी, कंप्लीट द लाइन, ये कंप्लीट करना है हमें। There is a place to which I often go. In the last line of the first stanza, the poet talks about mills of God. अंतिम, पहले स्टैंजा की अंतिम लाइन में मिल्स ऑफ गॉड की बात होती है, भगवान की चक्की की बात होती है। ठीक, मिल्स ऑफ गॉड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू पोएट द डैश, द के बाद डैश, लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस। तो यहां पर मंडेन हो जाएगा अगर आपने पोम पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट द मंडेन, द मंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, कि मतलब जो एक साधारण भाषा है सेंसेस की, इंद्रियों की, उसकी हर चीज की अपनी व्याख्याएं हैं। जो मंडेन लैंग्वेज है, मंडेन मतलब साधारण,
लैंग्वेज मतलब भाषा, सेंसेज मतलब इंद्रियों की, सिंग्स मतलब गाती है, इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस अपनी व्याख्या है, जो सेंसेज की, जो भावनाओं की, इमोशंस की, हर चीज की अपनी इंटरप्रिटेशन है। ध्यान में रखिएगा, ये यहां पर इजिकल कहते हैं कि हर चीज को साइंस और फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये भी कहते हैं कि जिस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमें करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, उसको नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में मंडेन हो जाएगा। पोम ध्यान से देखनी होगी आपको, अदरवाइज आप गलत कर दोगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द पोम फिलोसफी ब्रिंग्स आउट द सुपीरियरिटी ऑफ द पोएट्री ओवर फिलोसफी एंड साइंस। ये जो पोम है फिलोसफी, ये सुपीरियरिटी को दिखाती है, पोएट्री की, काव्य की सुपीरियरिटी को दिखाती है। किस पर? फिलोसफी और साइंस से ज्यादा सुपीरियर है काव्य, ये दिखाती है। आइडेंटिफाई द कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ द पोम फिलोसफी। पोम फिलोसफी की कंक्लूडिंग लाइन हमें बतानी है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आइडेंटिफाई द कंक्लूडिंग लाइंस, आपको कंक्लूडिंग लाइंस आपको यहां बतानी होगी। ए है, आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट, what cannot be explained, do not explain. B, an argument against the nakedness that dies of cold to find the truth it brings. तो यही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, an argument against the nakedness that dies of cold to find the truth it brings. ये क्या है? कंक्लूडिंग लाइंस हैं, ये ध्यान में रखना है। क्या है? द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द नेकेडनेस दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। ये कंक्लूडिंग लाइंस हैं, आपको ध्यान में रखना है। एज डार्केस्ट मिस मीएंडर थ्रू द पेन, ये तो ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट आते हैं, लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम डिजॉल्व्स टू शो इट्स क्विंटेशेंशियल स्लाइम। ये आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विंटेशेंशियल। क्विंटेशेंशियल का मीनिंग क्या है? परफेक्ट। ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। क्विंटेशेंशियल ये वर्ड पूछा जा चुका है पीजीटी में, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट या परफेक्ट। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द बिलो लाइन फ्रॉम द पोम फिलोसफी दैट हैपेंड टू द सैड आई ऑफ टाइम। सैड आई ऑफ टाइम, वहां भी बताया था कि सैड आई ऑफ टाइम समय रूपी इंसान की दुखद आंखें। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, there is a language, says the poet, which is not the language of philosophy or science but of the senses. क्या कहते हैं? there is a language, एक तरह की लैंग्वेज है, according to Ezekiel, says the poet, which is not the language of philosophy or science but the language of senses. एक लैंग्वेज है जो कि ना तो फिलोसफी की लैंग्वेज है ना तो साइंस की लैंग्वेज है, वो सेंसेस की लैंग्वेज है, सेंसेस की। ये ध्यान में रखना है आपको, किसकी लैंग्वेज है? सेंसेस की लैंग्वेज है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई टू, थोड़ा सा इसको जूम करते। आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डू नॉट एक्सप्लेन। वंडरफुल क्वेश्चन, कि मैं भी रिजेक्ट करता हूं क्लैरिटी ऑफ साइट की, बहुत ज्यादा हर चीज में तार्किकता की तलाश की, वैज्ञानिकता की तलाश को मैं रिजेक्ट करता हूं। जो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, प्लीज प्लीज उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए। तो यहां पर एक्सप्लेन्ड, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, it is one of the most difficult lyrics of Ezekiel. Who said this about Ezekiel's poem philosophy? डॉक्टर रघुनाथ तिलक का ये स्टेटमेंट है कि ये जो है इजिकल की बहुत ज्यादा कठिन कविताओं में से, लिरिक्स में से एक है। किसके बारे में? फिलोसफी के बारे में डॉक्टर रघुनाथ तिलक ने बोला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हुए जो आपके फिलोसफी ऑफ नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से लिए गए थे। एज यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूं, टॉपिक पढ़ाता हूं, जिस भी पोएट को मैं कवर करता हूं उससे रिलेटेड अंत में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर कराता हूं। लोग पूछते हैं सर आप एक्सरसाइज कराते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दिस इज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज। और मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं अपने आप को जाके एग्जाम हॉल में आप टेस्ट कीजिए। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं उनको कीजिए।
आपकी असली परीक्षा, आपको असली टेस्ट, आपको एग्जाम हाल में देना है, इसलिए पढ़ते रहिए जैसे मैं बता रहा हूं। यहां पर आपको किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और फिर से मैं बता दूं, जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है उसमें लिटरेचर की फीस सिर्फ 1999 रुपए है, लिटरेचर ओनली। और उसके अलावा 2499 रुपए लिटरेचर प्लस ग्रामर, 2499, 2999 लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस जीएस। और दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मुझे कॉल करें या मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें, शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच ही संपर्क करें। उसके पहले संपर्क करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिजी रहता हूं, उस समय आपकी कॉल नहीं उठा पाऊंगा। तो याद रखें, फ्रॉम 5 PM टू 8 PM और 9 PM यू कैन कॉल मी अप टू 9 PM। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो मेरा चैनल है द वॉरियर्स चैनल है, फ्री चैनल है टेलीग्राम पर। उसको सब जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं वहां पर डालता हूं। तो जो फ्री चैनल है टेलीग्राम पर द वॉरियर्स, उसे फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारी चीजें आपको देने वाला हूं, बहुत सारी क्विजेस देने वाला हूं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो द वॉरियर्स जो फ्री चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अपार्ट फ्रॉम दैट, द वॉरियर्स ऐप, द वॉरियर्स आप जाके गूगल प्ले स्टोर पर द वॉरियर्स अगर आप टाइप करते हैं, द वॉरियर्स आप टाइप करेंगे दोस्तों, तो वहां पर एक साई की फोटो लगा हुआ एप्लीकेशन दिखेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दो ऑप्शन आते हैं, आपको रजिस्टर करना है, जहां पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, जिस प्रकार आप फेसबुक पर अपना प्राइवेट पासवर्ड बनाते हैं। वो करने के बाद आप सीधे, अगर आपको पेमेंट करना है तो वहां से सीधे पेमेंट करके बिना किसी के इंटरफेरेंस के आप सीधे मेरे कोर्सेज पा सकते हैं वहां से सीधे। या आप मुझसे भी संपर्क करके 5 से 9 बजे तक सीधे मेरे से संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए दोनों चीजें इक्वली ठीक रहेंगी, कन्वीनियंट रहेंगी। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच अगेन।